Welcome to ConMind. So today we are going to attempt 2018 second part, second paper, first part, CDS Elementary Mathematics, right? The series booklet is A. Always remember that the series booklet we are solving is A, and the answer is according to that only. The time allotted is 2 hours. The maximum marks are 100. That means per question 1 mark. Instructions are same as before. And now let us begin with the questions. Hope you are all doing well and revising. Okay. Now it says that the highest 4-digit number which is divisible by each of the numbers means the highest 4-digit number which is divisible by each of these numbers. मतलब कि एक ऐसा नंबर हो जो कि इन सबका एक तरह से मल्टीपल हो, है ना. एलसीएम अगर आप इसका लेंगे तो उससे हो, तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालूँ तो कितना हो जाएगा. एलसीएम मैं निकालता हूँ इसका 16, 36, 45, 48, तो इसका हो जाएगा 8, 18, 45, 24, 2, 4, 9, 45 एंड 12. ठीक है, तो 4, 2, 9, 45, 6, 2, 1, 9, 45, 3, 3, 3, 3 are 9, 3 15s are 3s are 3 और 5, तो 2 2s are 4, 2 2s are 4, 8 8s are 64 and 64 into 45, तो 64 मल्टीप्लाइड बाई 45 कितना हो जाएगा. 0 2 32 6 1 2 5 6 0 0 8 8 2. सॉरी यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा ना. हाँ, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 45, तो जब मैं 45 मल्टीप्लाइड बाई 16 करूँगा तो 0 270 5 4 720 है ना. तो 720 एक ऐसा जो सबसे लोएस्ट नंबर है जो कि इन चारों से डिविजिबल है, वो 720 है. तो 720 का मैं जितना मल्टीपल ज़्यादा करता जाऊंगा तो मैं इसमें ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर दूं जो कि एक मैक्सिमम है इन चारों में से कोई भी एक 4 डिजिट नंबर दे दे जो कि इन सबसे डिविजिबल हो, है ना. तो 720 से जो डिविजिबल है, अब मैं इसका कौन सा नंबर मल्टीप्लाई, सपोज मैं 10 करता हूँ तो 7200 होगा. अभी इससे भी ज़्यादा हो सकता है. कहाँ तक मैं जाऊँ फिर 12 से मल्टीप्लाई यदि करूँ मैं, अगर आप देखें तो 0 4 14 0 2 7, तो 0 4 6 8640. अब 8640 में मैं एक बार और ऐड कर सकता हूँ 720. कहाँ तक जाएगा ये और देख लेते हैं. 6 39360. अभी ये मैक्सिमम है, क्योंकि अगर अब मैंने इसमें 720 ऐड किया तो ये 10,000 के बाहर चला जाएगा. दैट मीन्स इट विल बी ए 5 डिजिट नंबर. ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ चाहिए हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर. तो जो हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर है आपका वो 9360 है. ठीक है, जो लोएस्ट हमारा नंबर है जो कि इन चारों से डिविजिबल है वो 720 है. तो अगर मैं 720 का डबल करूँ तो वो भी डिविजिबल होगा. 720 का ट्रिपल करूँ, 11 टाइम्स करूँ, 13 टाइम्स करूँ तो वो भी डिविजिबल ही होगा इन सबसे. तो 13 टाइम्स करने पे जो मेरे पास आ रहा है लार्जेस्ट वैल्यू यही आ रहा है 9360. ठीक है, नाउ x इज इक्वल टू वाई टू द पावर ए, वाई इज इक्वल टू जेड टू द पावर बी. इसका लॉग ले लेते हैं तो ln x इज इक्वल टू a ln y इज इक्वल टू b ln z एंड ln z इज इक्वल टू c ln x. ठीक है, तो a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c विल बी ln x अपॉन ln y मल्टीप्लाइड बाई ln y अपॉन ln z मल्टीप्लाइड बाई ln z अपॉन ln x. ln z ln x ln y ln y, तो a b c का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर. ठीक है, इफ x, अब देखिए इस वाले ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है. मैंने आपको बोला है कि 2 को इधर लाना है, दोनों साइड क्यूबिंग कर देनी है. ठीक है, 2 टू द पावर 2/3 प्लस 2 टू द पावर 1/3 का होल क्यूब. ठीक है, x माइनस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस 3ab. ठीक है, a प्लस b. तो x माइनस 2 का जो होल क्यूब है दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2. तो यहाँ से इसको खोलते हैं, कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x x माइनस 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 6x माइनस 12. एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 8 प्लस 6x माइनस 12. ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर तो यहाँ पे है ही पहले से, उसके बाद इधर आ जाएगा तो ये प्लस 6x हो जाएगा, ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा -4 प्लस 8. सॉरी ये 6 होगा ना, हाँ 6.
तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस 12 विल बी -6 एंड -6 + 8 विल बी 2। तो जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है x³ - 6x² + 6x, उसकी वैल्यू कितनी है 2। नाउ हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स ऑफ द फॉर्म आर डिविजिबल बाई 33? ओके, now see, to be divisible by 33 it must be divisible by 3 and 11। तो अगर 11 की डिविजिबिलिटी चेक करें तो जो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड पोजीशन माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन पोजीशन, तो x + y + x माइनस x + x, तो x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y दैट मस्ट बी आइदर अ मल्टीपल ऑफ 11 और 0। तो अब देखिए y तो एक डिजिट है, y डिजिट है, तो वो 11 का मल्टीपल तो हो नहीं सकता बिकॉज y एक सिंगल डिजिट नंबर होगा, और 11 का मल्टीपल तो 2 डिजिट नंबर होता है, तो y हमेशा क्या होगा, सिर्फ 0। तो y 0 होगा, तो हमारा जो नंबर बनेगा वो इस फॉर्म का बनेगा, ठीक है, x 0 x, ठीक है। अब 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो इन चारों का जब मैं इन सबका मैं सब करूँगा तो 4x आएगा, ठीक है। अब x को मैं क्या क्या रख सकता हूँ, x को मैं रख दूंगा 3, जिससे कि ये 12 बन जाएगा। 12 पूरा 3 से डिविजिबल होता है, इसकी जो सम ऑफ डिजिट्स हैं वो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। तो जब मैं x को 3 रखूंगा तो ये बन जाएगा 12 डिविजिबल होता है, और जब मैं x को 6 रखूंगा तो ये बन जाएगा 24, वो भी 3 से डिविजिबल है, और जब मैं x को 9 रखूंगा तो ये बन जाएगा 36, वो भी डिविजिबल है। अगर आप x को कोई और नंबर रखते हो तो डिविजिबल नहीं होगा 3 से, राइट। तो हमारे पास बस ये 3 चॉइसेस आ रही हैं, तो जो हमारे पास नंबर बनेंगे कौन कौन से बन जाएंगे, 33033, 66066 और 99099। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर्स। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। A 5-digit number is divisible by 3 where x and y are digits satisfying x plus y less than equal to 5. Now since it is divisible by 3, therefore the sum of the digits can be, sum of the digits are 10. Now to this particular sum must be divisible by 3, है ना, जो sum of digits होते हैं वो 3 से divisible होने चाहिए। तो एक तो x plus y की वैल्यू 2 हो जाए, एक तो x plus y की जो वैल्यू है वो 5 हो जाए, बस यही दोनों केस बन सकते हैं मेरे पास, ठीक है। ये दो केस बन सकते हैं मेरे पास। अब x + y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 0। देखिए 5 डिजिट नंबर है तो हम x को 0 नहीं रख सकते, तो ऑब्वियसली x को 1 रखना पड़ेगा, y को भी 1 रख सकते हैं, और x को 2 रख सकते हैं, y को 0 रख सकते हैं। दो केस हमारे पास ये बन गए। अब दूसरा वाला केस आ रहा है x + y की वैल्यू 5, तो इस केस में x की वैल्यू 1 हो सकती है, y की वैल्यू 4 हो सकती है, x की वैल्यू 2 हो सकती है, y की वैल्यू 3 हो सकती है, x की वैल्यू 3 हो सकती है, और y की वैल्यू क्या हो सकती है, 2, है ना, और x की वैल्यू 4 हो सकती है, y की वैल्यू 1 हो सकती है। इसमें एक केस और जुड़ जाएगा, कौन सा, x की वैल्यू 5 हो सकती है और y की वैल्यू 0 हो सकती है ना, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, लेकिन x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। वाई, बिकॉज अगर x यहाँ पे 0 हो गया तो वो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, और हमसे क्लियरली बोला है कि वो 5 डिजिट नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो एक केस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करवानी है, तो चूंकि ग्रेटर देन साइन लग चुका है, तो ये वाली इनइक्वालिटी, ये है ना, ग्रेटर देन साइन लग चुका है, तो ये वाली इनइक्वालिटी तो आने से रही है ना, ये वाली इनइक्वालिटी आएगी नहीं, और ना ही ये वाली आएगी तो इन्हीं दोनों में से कोई एक। अब देख लेते हैं। तो x² - 9x + 3x - 27, सो x 9 + 3x - 9 इज ग्रेटर देन 0। तो x + 3 × x - 9 इज ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 9। तो प्लस माइनस प्लस, वेविकर मेथड सभी को याद होना चाहिए। तो -∞ से लेकर -3 यूनियन 9 से लेकर इन्फिनिटी, दैट मीन्स x इज लेस देन -3 और x इज ग्रेटर देन 9, ठीक है, x इज लेस देन -3 और x इज ग्रेटर देन 9, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द नंबर एक्सक्लूसिव ऑफ द नंबर्स 1 एंड इटसेल्फ। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। 38808 को मैं इवन जब उसको मैं ब्रेक करूंगा तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन में इसका करूँ तो कितना हो जाएगा, 9404, फिर से करूँ तो 9702, फिर से ब्रेक करूँ तो 2 4 × 8 117 2 × 16 110 2 5 10 1। अब देखिए ये क्या है, अभी 3 से डिविजिबल होगा, 3 से मैं करूँ तो कितना हो जाएगा, 3 16 और ये 17, ठीक है। फिर से 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना बन जाएगा, 3 5 15 1 11 3 3 9 27 3 9 27 3 23 21। अब देखिए अब ये 7 से जाएगा तो ये 7 7 7 49 49 7 7 49 7
11 और 11, तो जब मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो मेरे को क्या मिला, 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 की पावर 1। तो इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो कि इंक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ, इंक्लूडिंग, अभी फिलहाल मैं इंक्लूडिंग की बात कर रहा हूँ, वो कितने हो जाएंगे, ये जो पावर लिखी हुई है इसका +1 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई इसका +1 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई इस पावर का +1 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई इस पावर का +1 करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 12 दैट इज 72। टोटल 72 डिवाइजर्स आएंगे इसके। लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ है एक्सक्लूसिव ऑफ द डिवाइजर्स 1 एंड इटसेल्फ, मतलब कि 1 और इसको हटा देना है इसमें से, यानी कि 2 डिवाइजर्स हमको हटाने हैं। टोटल डिवाइजर्स से 72 -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 70 डिवाइजर्स। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। हमसे बोला HCF एंड LCM ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, वन ऑफ द 2 पॉलिनोमियल्स इज दिस देन द अदर इज। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, हमको पता है HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल टू पॉलिनोमियल 1 मल्टीप्लाइड बाय पॉलिनोमियल 2। सभी को ये बात पता है, सभी को फॉर्मूला पता है, LCF into LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। तो जब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा, x टू द पावर 4 माइनस 9x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 105x प्लस 3x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 415। ठीक है, तो x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 28x स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, प्लस 102x, है ना, प्लस 415। ये मेरा पॉलिनोमियल है पूरा। अब जब मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा, पॉलिनोमियल P1 से। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो देखते हैं क्या आंसर मिलता है हमको। पहली बात है यहाँ पे x स्क्वायर आएगा तो x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब, ये जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 28x स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, हाँ, और यहाँ पे एक माइनस 21x स्क्वायर भी आएगा, तो माइनस 28 प्लस 21 विल गिव यू -7, सॉरी, ये -7x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे x टू द पावर स्क्वायर आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, -2x आएगा तो ये कितना बन जाएगा, -2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर हो जाएगा -15x स्क्वायर प्लस 102x, नहीं एक मिनट, तो यहाँ बाद में कितना आएगा, ये भी तो आएगा ना, प्लस 42x, तो माइनस जब इसे करेंगे तो कितना आएगा, 60x, तो यहाँ पे प्लस 60x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -15, तो ऐसे -15 रखेंगे तो यहाँ पे -15x स्क्वायर आ जाएगा, है ना, -15x स्क्वायर, और प्लस 60x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -415 प्लस 415 बेसिकली। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आया, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, जो है कि हमारा पॉलिनोमियल आ चुका है। बस कुछ नहीं किया है, मोस्टली डिवाइड किया है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू रियल नंबर्स सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज अल्फा ग्रेटर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। हमसे पूछा कि इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है। देखिए 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -p/q। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, यानी कि -q/p डिवाइडेड बाई r/p इंटू p/r। तो ये कैंसिल आउट होकर -q/r बना, यहाँ पे ये बना -p/q। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। 1 अपॉन अल्फा बीटा यानी कि -p/r, और ये क्या बनेगा, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा है r/p डिवाइडेड बाई -p/q इंटू -p/q, तो कैंसिल आउट हो गया -r/q, यानी कि -p/q -p/r -q/r -r/q में सबसे इन चारों में से बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो देखना है। अब देखिए, अब सब में नेगेटिव साइन है। सपोज अगर सब में पॉजिटिव साइन होता और हमसे तब ग्रेटेस्ट पूछता, तब हम क्या देखते पता है, तब हम ये देखते कि जितने डिनोमिनेटर में वो सबसे कम होना चाहिए, डिनोमिनेटर में सबसे कम होना चाहिए और न्यूमरेटर में सबसे ज़्यादा होना चाहिए, अगर नेगेटिव साइन नहीं होता तो। लेकिन चूंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, देयरफॉर हम ये क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होना चाहिए और न्यूमरेटर सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि आप कुछ नंबर्स को देखिए, -1/3 -1/2 और -1/6, और 1/2 1/3 1/6। देखिए अगर मैं पॉजिटिव वाले में लूँ, पॉजिटिव वाले केसेस में अगर इसमें साइन न लूँ तो सबसे बड़ा ये होता है ना, जिसमें न्यूमरेटर सबसे कम हो, न्यूमरेटर
सॉरी डिनोमिनेटर सबसे कम हो। लेकिन इस वाले केस में देखूँ तो ये पलट जाएगा। कैसे? अगर -1/2 को उधर रखूँ तो सबसे बड़ा ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है। यानी कि उसमें डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे r सबसे ज़्यादा है तो r में सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा, और p सबसे कम है तो p सबसे कम यहाँ पे होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा उल्टा चलेगा जो पॉजिटिव नंबर में चलता है, ठीक है। हमसे क्या बोला है? 2 वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट अ जॉब इन 5 डेज, यानी कि उनका एक दिन का काम कितना होता है? 1/5। एक दिन में वो इतना काम करते हैं। हैड ए वर्कड ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड, यानी कि 2/a, एंड बी ए वर्कड 1/3 एज एफिशिएंटली, 1/3 बी एज एफिशिएंट, द वर्क वुड हैव कंप्लीटेड इन 3 डेज, यानी कि उनका इतना एक दिन का काम कितना हो जाता है? 1/3। नाउ सॉल्व, वी विल सॉल्व एंड गेट द आंसर, राइट। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। हाउ मेनी डेज ए अलोन कुड कंप्लीट द जॉब, इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/a को मैं लग देता हूँ 2 टाइम्स 1/5 माइनस 1/b प्लस 1/3b इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2/5 माइनस 2/b प्लस 1/3b इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये? 2/5 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/b माइनस 1/3b। तो ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस 5/15 इज इक्वल टू 6 माइनस 1/5/3b। यहाँ से गया 5, ठीक है। ये हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 25। तो b इज इक्वल टू 25/3 विच इज 8, 1/3। सॉरी ये 25 नहीं, 25/3 नहीं आएगा, ये 25 आएगा। b की वैल्यू 25 आ गई, ठीक है। नाउ दिस b विल बी सब्सटीट्यूटेड हियर। तो हम यहाँ से a का निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 1/a इज इक्वल्स टू 1/5 माइनस 1/25, दैट विल बी इक्वल टू 4/25। दैट मीन्स a की जो वैल्यू आ रही है वो 25/4 निकल के आ रही है, ठीक है। जो a की वैल्यू निकल के आ रही है वो 25/4 आ रही है, ओके है। दैट मीन्स 6 1/4 डेज, ठीक है। ये होगा जितने दिन में a खुद काम कर सकता है, ठीक है। अभी वाला फॉर्म देखते हैं। x² का होल क्यूब प्लस 1/x² का होल क्यूब। a³ प्लस b³ क्या लगा देंगे? a प्लस बी, a² प्लस b² माइनस ab। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्टली इसको सेटिस्फाई कर रही है। हमको दिया हुआ है यहाँ पे, और k की वैल्यू पूछा जो कि ये होगा, ठीक है। x⁴ माइनस 1 प्लस 1/x⁴, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 consecutive natural numbers is 110, then the sum of their cubes is the sum of the squares of 3 consecutive natural numbers। अब देखिए यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, ठीक है। सपोज मैं 5, 6, 7 लेता हूँ बाई चांस, तो 49, 36 और 25 जब मैं इन सबको ऐड करूँगा तो कितना आएगा? 9 + 6 15 + 5 20 0 2 4 + 2 5 6 7 8 9 10 11। देखिए आ गया, तुरंत आ गया, क्योंकि मैंने थोड़ी सी यहाँ पे वो लगाई कि इतना मैंने एस्टिमेशन लगाया कि इतना तो होगा, कम से कम एटलीस्ट इतना होना चाहिए ताकि इन सब का स्क्वायर ही आ जाओ। देखिए आ गया। तो हमसे पूछा कि देन द सम ऑफ देयर क्यूब्स। तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125, 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का क्यूब कितना होता है? 343। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4 4 8 784, ठीक है। सॉरी 684, 684 जो है आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स p एंड q वेयर p इज ग्रेटर देन 60, q इज ग्रेटर देन 60। अब देखिए 7168 प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स, ये हमारा p और q है, ठीक है। HCF उनका 16 है तो उनका LCM कितना हो जाएगा भाई? LCM हो जाएगा इनका कितना? 16, 7168/16, ठीक है। 16 4 64 76 और 16 7 जा, तो LCM कितना आ रहा है इनका? 447। LCM 447 आ रहा है और HCF 16 आ रहा है, ठीक है। और दोनों ही नंबर जो है वो 60 से बड़े हैं, और दोनों चूंकि 16 के हैं, तो सपोज मैं मान के चलता हूँ कि एक नंबर 64 हो सकता है, इन केस मैंने बोला है ना, और एक नंबर 80 हो सकता है इन केस, क्योंकि HCF 16 आ रहा है और दोनों में आप देखो 16 × 4 है और ये है 16 × 5, ठीक है। मैंने ऐसा एक अंदाज़ा लगाया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या प्रोडक्ट इनका जो है 7168 आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर इसमें और कुछ देखते हैं, और कुछ लगाते हैं।
दूसरा केस हम ले सकते हैं क्या, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 80 की जगह मैं एक और कोई 16 का मल्टीपल रखूँ, फॉर सपोज 16 इंटू 6 दैट इज 96, लेकिन जब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूँगा तो जो इनका यूनिट डिजिट आएगा वो 8 की जगह 4 आएगा, ठीक है। तो 8 आना चाहिए इन दोनों का प्रोडक्ट। और दूसरी बात फिर मैं इसको और बढ़ता हूँ तो 112 है ना, जो कि 16 इंटू 7 हो जाएगा। तो अब देखिए 16 इंटू 4 और 16 इंटू 7 इन दोनों का HCF 16 आ रहा है। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ 112 और 64 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो उनका LCM है, सॉरी जो उनका ये HCF है वो तो 16 आ गया, और जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है 841 और 276, तो कितना आ जाएगा 8 6 112 इंटू 64 8 4 4 2 7 6, तो कितना आ जाएगा 8687 ठीक है, 7168 जो है इसका प्रोडक्ट आ गया। तो हमने जो दो नंबर्स लिए 64 और 112 है, हमने कैसे पता लगाया कि पहली बात तो दोनों नंबर 60 से ग्रेटर होने चाहिए और उसमें 16 का मल्टीपल, वो 16 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी तो HCF 16 आएगा हमारा, एक 16 इंटू 4 और एक 16 इंटू 7, ठीक है। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे कंक्लूड किया कि मेरे पास जो दो नंबर्स आ रहे हैं वो हैं 112 और 64 176, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। अब इसकी जो वैल्यू है log 172 माइनस log 100 टू द 100, ठीक है, ये हो जाएगा, ये तो सभी को पता है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा log 136 प्लस log log 10, ना कि log 100, log 10 36 प्लस log 210 माइनस ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी log, ये कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर, यानी कि 2 log 10 6 प्लस log माइनस 2, यही कितना हो जाएगा 2 log 10 2 log 2 to the base 10 प्लस 2 log 3 to the base 10 प्लस log 2 to the base 10 माइनस 2 हेयर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर ये 3 log to the base 10 3 log 2 to the base 10 प्लस 2 log 3 to the base 10 माइनस 2 log to the base 2, ये कितना दिया हुआ है, ये इतना दिया हुआ है, तो इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.9030 प्लस इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24158, ये है ना, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 प्लस 3 7 5 7 1.752 माइनस 2, इसको जब 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर ये भी देख लेते हैं, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 2 0.2428। एक काम करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को वापस से नीचे करते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको हटा देते हैं पहले यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि ये जो 1 बार है इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ठीक है। ये जो 1 बार है, पहली बात तो हम इसका वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। देखिएगा इसको नीचे मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। देखिए log 2 की वैल्यू हमको दी हुई है 0.3010 और log 3 की जो वैल्यू है 0.4771, ठीक है। हमको बोल रहा है log 100 0.72 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, log 0.72 डिवाइडेड बाई log 100, दोनों के में बेस 10 आ जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी log 72 माइनस log 10 टू द बेस 100, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ। log 1072 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 36 टू द बेस 10 प्लस log 2 टू द बेस 10 माइनस 2, ये हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 2 log 6 टू द बेस 10 प्लस log 2 टू द बेस 10 माइनस 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1/2, 2 log 2 टू द बेस 10 प्लस 2 log 3 टू द बेस 10 प्लस log 2 टू द बेस 10 माइनस 2, यहाँ से हाफ 2, ये कितना हो जाएगा 3 log 2 टू द बेस 10
प्लस 2 log 3 टू द बेस 10 माइनस 2, ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद log 2 की वैल्यू हमको दी हुई है कितनी, 0.3010, तो 0.3010 मल्टीप्लाइड बाई 3, और log 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.4771 मल्टीप्लाइड बाई 2, 415, 0.9542, ठीक है, 2758, 1.8752, और ये 2 से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 1.8572, 0, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 0.1428 माइनस 0.1428 आ गया हमारे पास फाइनली। ये तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 0.1428। अब इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे यहाँ से, तो माइनस 0.0714, ठीक है, माइनस 0.0714। अब देखिएगा हम हमारे ऑप्शन में एक जो ऑप्शन गिवन था वो था 0.9286, है ना, 1 बार 0.9286, 1.8572 और 1 बार 0.8572। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर डी में ये जो बार है यहाँ पे, ये जो बार बना हुआ है ये वाला, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, अब इसको समझते हैं। क्योंकि मेरा आंसर आया है नेगेटिव में, ठीक है, ठीक है, जो 1 बार का मतलब होता है वो -1 होता है बेसिकली, ठीक है, -1। अब ये जो टर्म लिखा हुआ है माइनस 0.0714, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 प्लस 0.9286, है ना, -1 प्लस 0.9286। जब मैं वन को इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा, 1 में इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को ये मिलेगा 0.9286, ठीक है, और यही -1 जो है मेरा 1 बार होता है। तो 1 बार इसमें जब ऐड होगा तो बन जाएगा 1 बार 0.9286, ठीक है। जब भी कोई नंबर इसमें ऐड होगा, है ना, 0 पॉइंट समथिंग बी, तो ये क्या बन जाएगा, -a बार डॉट बी, मतलब a बार डॉट बी बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो -1 यहाँ जब इससे ऐड होगा तो 1 बार बन जाएगा, तो 1 बार 0.9286, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा 1 बार 9286, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 बार 9286। अब इस पर आते हैं, a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y। तो इसकी वैल्यू हमको बतानी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए इन सबको k के बराबर ले लेते हैं, तो x ln a इज इक्वल टू ln k, y ln b इज इक्वल टू ln k, एंड z ln c इज इक्वल टू ln k, ठीक है। तो 1/x जब निकालेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, ln a अपॉन ln k प्लस ln b अपॉन ln k प्लस ln c अपॉन ln k, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। 1/ln k यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ln a प्लस ln b प्लस ln c, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ln abc, और abc की वैल्यू 1 दी हुई है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ln 1 कितना हो जाएगा, टोटली सब कुछ मिला के आंसर जो है इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। If alpha and beta are the roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0, then the value of this। देखिए इसका जब निकालना है तो कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा दोनों में एलसीएम ले लीजिए, तो अल्फा बीटा प्लस बी प्लस ए अल्फा प्लस बी, और ये कितना हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बी इंटू ए बीटा प्लस बी। तो कितना हो जाएगा, जब यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2b अपॉन में ए स्क्वायर अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे ए बी, तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा जो है यहाँ से माइनस बी बाई ए आ जाएगा, और अल्फा बीटा क्या आ जाएगा आपका सी बाई ए, ठीक है। यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करना है तो कितना आ जाएगा, ए इंटू माइनस बी बाई ए प्लस 2b अपॉन में ए स्क्वायर अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, सी बाई ए प्लस ए बी, अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई ए प्लस बी स्क्वायर, ये कटा माइनस बी प्लस 2b इज इक्वल टू बी अपॉन ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा, बी अपॉन ए सी। Consider the following statements in respect of three digit numbers x, y, z, y, z, x and z, x, y. The sum of the numbers is not divisible by x plus y plus z. देख लेते हैं इसको। देखिए
ये नंबर क्या हो जाएगा आपका 100x प्लस 10y प्लस z, है ना। उसके बाद ये वाला नंबर क्या हो जाएगा जो कि हमको ऐड करना है, हमको बोल रहा है कि सम ऑफ द नंबर्स, तो सम ऑफ द नंबर्स इन तीनों को ऐड करेंगे। प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 100y प्लस 10z प्लस x, और ये कितना हो जाएगा आपका 100z प्लस 10x प्लस वाई, ये हो जाएगा। जब हम तीनों को यहाँ पे ऐड करेंगे तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन बन के आएगा वो क्या आ जाएगा 100 टाइम्स x प्लस वाई प्लस z प्लस 10 टाइम्स x प्लस वाई प्लस z प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब अगर मैं यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा 100 प्लस 10 प्लस 1 दैट इज 111, यानी कि जो नंबर मेरे पास आया है वो इस फॉर्म का आया। अब ये नंबर दोनों से ही डिविजिबल है ना, और ये नंबर क्या आया इन तीनों नंबर्स का सम। अब ये जो नंबर आया है वो बेसिकली इन एक्स प्लस वाई प्लस जेड से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है। पहला स्टेटमेंट हमसे कह रहा है कि द सम ऑफ द नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इट इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा हमसे कह रहा है कि द सम ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाई 111, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इसका 111 एक फैक्टर आ चुका है, और ये अगर मैं नीचे 111 लगाऊंगा तो इसे डिवाइड कर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। द सम ऑफ ऑल पेयर्स m, n where these are positive integers such that this expression equal to, तो ये देखिए m प्लस n माइनस 1 अपॉन एम एन, ये जो वैल्यू 2/5 आ रही है, तो 5m प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 2mn। ठीक है, तो 5m माइनस 5 अपॉन 2m माइनस 5 इज इक्वल टू n, चूंकि n एक इंटीजर है। ठीक है, n एक इंटीजर होगा तो m भी एक इंटीजर है, दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स है तो रखना शुरू करते हैं। अगर m की वैल्यू मैं 1 रखूंगा तो ये तुरंत 0 हो जाएगा, और पॉजिटिव इंटीजर चाहिए तो ये तो पॉसिबल नहीं है, पहली बात n की वैल्यू 0 हो नहीं सकती। दूसरी बात है यदि मैं m को 2 रखूंगा तो कितना आ जाएगा 5 अपॉन माइनस 1, तो नेगेटिव चला जाएगा। अगर मैं 3 रखूंगा, इफ़ आई पुट 3, अगर मैं 3 यहाँ पे रखता हूँ m को, तो कितना हो जाएगा 10 अपॉन 1 दैट इज 5, तो n भी 5 आ गया, m भी 3 आ गया, तो 3,5 एक पेयर मेरे पास बना, जो कि जिसमें दोनों ही इंटीजर है। दूसरा मैं अगर मैं इसको 4 रखूंगा तो देख लें क्या आता है, 4 रखूंगा तो 4,5 कितना आ जाएगा 4,5 आ जाएगा ना, सॉरी ये 3,10 आएगा, 3,10 है ना, ये 4,5 आ जाएगा अगर मैं 4 रखूंगा। कैसे, ये आ जाएगा 15 अपॉन 3, 5, अगर मैं यहाँ पे 5 रखूंगा तो 20 अपॉन 5 दैट इज़ 4, ये आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे 10 रखता हूँ फिर से दोबारा से, अब 6 रखूंगा तो ये आपका हो जाएगा 25 अपॉन 12 माइनस 5 दैट इज 7, तो ये इंटीजर नहीं आएगा। तो अब 3,10 ये आ चुका, अब यहाँ पे 10,3 वापस आ जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ यही 4 पेयर्स जो बन रहे हैं जो कि इंटीग्रल फॉर्म देंगे, इसके अलावा और कोई फॉर्म मेरे पास बन नहीं रहा है। ये बेसिकली इंटरचेंज वाला है कि यदि m की वैल्यू कुछ थी पहले और n की वैल्यू कुछ थी तो वापस दोनों के बाद वो इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, तो यही 4 हमारे पास ऐसे पेयर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। इफ दिस and this then what is the value of this? देखिए, अगर हमको ये एक्सप्रेशन निकालना है तो हम इसको जो ना ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। सपोज ये वाला एक्सप्रेशन जो है पहले ऑप्शन के बराबर है सपोज, तो अगर मैं पावर्स को इक्वेट करूँ तो q माइनस आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर मैं इसको फर्स्ट वाले ऑप्शन से कंपेयर करूंगा तो q माइनस आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, r माइनस p की वैल्यू 1 हो जाएगी, और p माइनस q की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ यहाँ से, इफ़ आई ऐड ऑल दीज 3, तो यहाँ से क्या होगा, Q से Q कैंसिल, P से P कैंसिल, R से R कैंसिल, तो ये 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू 3 के, तो क्या 0 3 के बराबर हो सकता है? कभी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए तो गया। ठीक है, अब दूसरा हमसे कह रहा है कि एक्स वाई जेड के बराबर हो। अच्छा, अब ए बी सी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना, ए की पावर Q माइनस आर। ठीक है, अब दूसरे वाले में हमको इसको सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, है ना, तो क्या बन जाएगा आपका x टू द पावर q माइनस आर, y टू द पावर p माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई q माइनस आर, ये बनेगा, और मल्टीप्लाइड बाई y टू द पावर r माइनस p, z टू द पावर q माइनस 1 इंटू r माइनस p, मल्टीप्लाइड बाई z टू द पावर p माइनस q इंटू x टू द पावर r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई p माइनस q। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, सारी x की पावर्स को एक साथ ले आता हूँ, तो x टू द पावर q माइनस आर प्लस r माइनस 1 इंटू p माइनस q। ठीक है, इंटू y टू द पावर
वही सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी मल्टीप्लाइड बाई जेड टू द पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है ना, प्लस पी माइनस क्यू। तो ये हो जाएगा। अब इसको पावर्स इसको खोलते हैं यहाँ पे। जब मैंने यहाँ पे इसकी पावर्स को खोला है ना, जब मैंने इसकी पावर्स को खोला यहाँ पे और इसको वन से इक्वेट किया, अब हम क्या कौन सा ऑप्शन चेक कर रहे हैं, सेकंड वाला ऑप्शन। तो ये एक्स वाई जेड के बराबर है। नाउ एक्स की पावर वन है तो इसको वन से इक्वेट करेंगे, दैट मीन्स क्यू माइनस आर प्लस पी आर माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो यानी कि टू क्यू माइनस आर प्लस पी आर माइनस आर क्यू, इसकी वैल्यू वन है। सिमिलरली यहाँ पे भी इक्वेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई है ना। दूसरी इक्वेशन इसको मिटा देते हैं यहाँ से। दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास, जब मैं y की पावर्स को इक्वेट करूँगा है ना, मैंने y की पावर्स को इक्वेट किया तो क्या मिला, आर माइनस पी प्लस आर क्यू माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, उसकी वैल्यू वन है। तो आर सॉरी यहाँ पे p माइनस वन होगा ना, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, ये होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कितना हो जाएगा, इसको हटाइए, आर माइनस पी प्लस पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वन के बराबर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि टू आर माइनस पी माइनस क्यू प्लस पी क्यू माइनस पी आर, इसकी वैल्यू वन के बराबर है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका एक और टर्म छूट गया था, कौन सा, माइनस आर आ गया, उसके बाद ये बचा आपका माइनस पी, ठीक है। और ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। तीसरी इक्वेशन क्या है, इस वाले को जब इक्वेट करूंगा तो क्या मिलेगा आपको, आर क्यू माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू वन, है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या इक्वेशन आ गई, टू पी माइनस क्यू माइनस आर माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू वन। अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को फिर से ऐड कर दूँ, तो देखिएगा टू पी माइनस पी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस आर टू आर और माइनस आर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस टू क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस पी आर माइनस पी आर प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर, सब के सब कैंसिल आउट हो गए। एलएचएस में बचा जीरो और आरएचएस में क्या आया, वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू थ्री। तो क्या जीरो थ्री के बराबर है, नहीं है। तो इक्वेशन नंबर ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब सी पे अगर सी की बात करें तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि किसी भी पावर में यदि आप नॉन जीरो नंबर रेस करते हो है ना, क्यू माइनस आर अभी आर माइनस पी माइनस क्यू एक नॉन जीरो नंबर है, और किसी भी पावर में यदि आप नॉन जीरो नंबर रेस करते हो तो वो कभी भी जीरो नहीं होता, दैट विल बी नेवर इक्वल टू जीरो। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगॉन्स आर इन द रेशियो 5:4, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस टू इंटू 180 बाई एन, ठीक है। तो अगर मैं एक को ले लूँ 5x और एक को ले लूँ 4x तो कितना हो जाएगा, n माइनस टू, तो 5n माइनस 5x माइनस टू इंटू 180 अपॉन 5x माइनस 4x माइनस टू इंटू 180 अपॉन n अपॉन 4x दैट इज इक्वल टू 9 डिग्री, ठीक है। तो 9 से कैंसिल आउट हो गया, 20 बन जाएगा। तो 5x माइनस टू इंटू 20 माइनस 4x माइनस टू इंटू 20 है ना, इज इक्वल टू 1। तो ये कटेगा यहाँ से तो 4 बन जाएगा और ये 5 बन जाएगा। तो 20x माइनस 8 अपॉन x माइनस 20x प्लस 10
अपॉन में x इक्वल टू 1, तो 20x और 20x कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। जैसे ही x की वैल्यू आ गई 2 और 5x इज टू 4x में अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो एक तो 10 आ जाएगा और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा 8। तो वन ऑफ देम इज अ डेकागन, एंड द अदर इज एन ऑक्टागन। क्योंकि डेकागन में साइड्स 10 होती हैं और ऑक्टागन में साइड्स 8 होती हैं, तो 10 और 8 जो है हमारा करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा और ऑप्शन नंबर 2 होगा। द सम ऑफ देयर एक्सटीरियर एंगल्स इज 720 डिग्री। इसको करने की जरूरत नहीं है बिकॉज अगर ऑप्शन नंबर 2 सही ऑप्शन नंबर 1 गलत है तो ए और सी तो नहीं होगा। अगर आप देखें यहाँ पे जरूरत पड़ गई क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ओनली लिखा है, आप देखते हैं 3 है, जरूरत पड़ेगी कि नहीं। द सम ऑफ देयर एक्सटीरियर एंगल्स इज 720 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है 360 डिग्री अपॉन एन। अगर एन होता है नंबर ऑफ साइड्स, तो डेकागन में कितना आ जाएगा 36 ईच, ये तो ईच एक्सटीरियर एंगल हो गया। टोटल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री है ना। टोटल जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी पॉलीगन का वो 360 डिग्री होता है। जब मैं इसको मैं एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 360 डिग्री, चाहे आप कोई भी साइड ले लो, चाहे आप कोई भी ट्राइंगल ले लो, चाहे आप कुछ भी ले लो, वहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है ना वो हमेशा 360 डिग्री आता है। तो 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री कितना हो जाएगा 720 डिग्री। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 and 3। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अब अगर आपने डिफरेंशिएशन या कैलकुलस थोड़ी सी भी पढ़ी होगी, थोड़ी सी भी, तो 2x² प्लस 5x प्लस 2 है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करके निकालूं तो ये बनेगा 4x प्लस 5। इसको मैं 0 से इक्वेट करूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5/4। यही -5/4 मैं इसमें पुट करूंगा जिससे कि मेरे को मैक्सिमम वैल्यू इसकी मिल जाएगी। तो 2 × 25/16 प्लस -25/4 प्लस 2, तो ये आपका हो जाएगा 25/8 -25/4 प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा आपका -25/8 प्लस 2, और ये आपका हो जाएगा -25 प्लस 16। एक मिनट इसको फिर से करते हैं। ये कितना हो जाएगा 25 - 50, तो सॉरी +5 होगा ना, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा -25/8 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा -25 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 15/8। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 15/8। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, फिर वहाँ से जो x की वैल्यू आई उसको 0 से इक्वेट करने के बाद -5/4 उसको मैंने इसी एक्सप्रेशन में डाल दिया और मिनिमम वैल्यू आ गई। इसी को हम कहते हैं कैलकुलस डिफरेंशिएशन, जो कि आप अगर आपने थोड़ी सी पढ़ी होगी तो आपको आ जाएगी। इफ h इज द हार्मोनिक मीन ऑफ p and q देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, अगर h एक हार्मोनिक मीन है तो h यहाँ पे आ जाएगा 1/p प्लस 1/q। h p प्लस q/pq है ना। अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कि h 2h बाहर आएगा 2pq/p प्लस q। फर्दर अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो क्या हो जाएगा 2pq/p प्लस q, और ये टर्म क्या लिखा हुआ है हार्मोनिक एक्सप्रेशन, ये तो हार्मोनिक मीन ही तो होता है p और q का। तो 2h/h, h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा सिर्फ 2। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। द सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम आउट ऑफ द नंबर्स, तो हमें इसका सम बताना है कि इनका सम कितना होगा। देखिए यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला पता चलेगा। क्या, हम सभी जानते हैं, हम सभी को पता है कि जो a प्लस बी का स्क्वायर होता है वो क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। सिमिलरली जो a प्लस b प्लस c का स्क्वायर होता है वो क्या होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 टाइम्स ab प्लस bc प्लस ca। यानी कि कहने का यह मतलब है कि इस मौजूदा जो ये ब्रैकेट है इसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनका ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट इसमें आ रहा है। तो ठीक है, तो हमको ये चीज़ निकालनी है यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो नंबर्स हैं इनको मैं इससे रिप्लेस कर देता हूँ, है ना। इसका स्क्वायर यहाँ रख देता हूँ, यानी कि 1 -1 प्लस 2 -2 प्लस 3 -3 और प्लस 4 -4। ठीक है, इनका स्क्वायर मैं लिखूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू इन सभी का स्क्वायर, यानी कि ये वाला जो टर्म होगा इन सभी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 + 1 + 4 + 4 + 9 + 9 + 16 + 16, ये हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स। अब ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट जो है यहाँ पे ये टर्म आ गया और यही हमको चाहिए, तो प्लस 2 टाइम्स x, ये कितना हो जाएगा 0, तो 2x इज इक्वल टू, तो मतलब 0 इज इक्वल टू ये कितना आया 2 + 4 6 + 4 10 + 19 प्लस 32 + 18 कितना हो जाएगा
50 एंड 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा 60। तो 0 इज इक्वल टू 60 प्लस 2x है ना, तो 2x इक्वल टू -60, तो x इक्वल टू -30। तो हमारा जो x हमको जो चाहिए था विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल टर्म्स जो यहाँ पे आते हैं, तो कितना हो जाएगा -30। ठीक है, तो हम इस मेथड से इसको निकालते हैं। आप इसको डायरेक्टली मत करने बैठ जाएगा 2 नंबर लेके एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, ये नहीं करना है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, द रिमाइंडर व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाई दिस x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो x माइनस 2y को मैं 0 रखूंगा तो x की वैल्यू 2y आ जाएगी। तो x को 2y यहाँ पे रख दीजिए, कितना हो जाएगा 3 इंटू 8y क्यूब माइनस 2 इंटू 4y क्यूब माइनस 13 इंटू 2y क्यूब प्लस 10y क्यूब। 24y क्यूब माइनस 24y क्यूब कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस 26y क्यूब सॉरी एक मिनट ये कैंसिल आउट थोड़ी ना होगा, एक मिनट। ये 24y क्यूब बना, ये कितना बना -8y क्यूब, ये बना आपका माइनस में 26y क्यूब, और ये बना आपका प्लस 10y क्यूब। तो 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा 16y क्यूब माइनस 16y क्यूब माइनस 26y क्यूब माइनस 10y क्यूब हो जाएगा, और माइनस 10y क्यूब प्लस 10y क्यूब कितना हो जाएगा 0। तो रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा 0। कुछ नहीं करना है, x माइनस 2y को 0 से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू 2y आएगा, और x इक्वल टू 2y को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, वहाँ से आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए हम इसको सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, इस वाले टर्म को जब हम सेपरेट करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी, और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा 1/a स्क्वायर माइनस बी सी, प्लस यहाँ पे क्या क्या कैंसिल बचेगा 1/b स्क्वायर माइनस सी, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/c स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए बी सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी ए बी प्लस ए सी। तो यहाँ पे रख दीजिए 1/a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी। ठीक है, प्लस 1/b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस 1/c स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ a, तो मेरे पास क्या बचेगा 1/a प्लस बी प्लस सी प्लस 1/b इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1/c इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये बचा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी, ये आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा मेरा ए बी सी और समथिंग। तो हमको पता है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे भी न्यूमेटर में 0 आ रहा है, तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। आंसर कितना आ जाएगा मेरा 0। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट विच अर्न्स ₹200 एज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर एट 5% पर एनम। अब देखिए फॉर द सेकंड ईयर बोला हुआ है, 2 ईयर्स नहीं, फॉर द 2 ईयर्स एंड फॉर द सेकंड ईयर, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो हमारा 210 है वो क्या हो जाएगा, इसका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, यही तो होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चे, यहाँ जो कैंडिडेट्स होते हैं यहाँ पे क्या मिस्टेक कर जाते हैं, वो इस सेकंड ईयर को समझ लेते हैं फॉर 2 ईयर्स। फॉर 2 ईयर्स एक डिफरेंट थिंग है एंड सेकंड ईयर इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, सो इसको इक्वेट करते हैं तो 210 इज इक्वल टू टोटल सी आई कितना हो जाएगा P 1 प्लस R बाई 100 की पावर 2 माइनस 1 माइनस में P 1 प्लस R बाई 100 की पावर 1 माइनस 1, ये हो जाएगा। सो 210 इज इक्वल्स टू P 1 प्लस 5/100 का 1/20 हो जाएगा इंटू स्क्वायर माइनस 1 माइनस P 1 प्लस 1/20 की पावर 1 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 210 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ये कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, और ये हो जाएगा 400 माइनस 1 है ना, माइनस में 21/20 और ये प्लस 1, वह ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 210 इज इक्वल टू P 20, तो 441 माइनस 420 अपॉन में 400, ये हो जाएगा। ठीक है,
210 इंटू 400 अपॉन 21, तो यहाँ से 10 गया कैंसिल आउट, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 4000, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश, 40% फेल्ड इन हिंदी। देखिए फेलियर की बात हो रही है, ठीक है, फेलियर्स। नाउ सपोज 100 स्टूडेंट्स थे, 50% इंग्लिश में फेल हो गए, हिंदी में फेल हो गए, एंड 15% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो द स्टूडेंट्स विच फेल्ड इन आइदर ऑफ द सब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे, इंग्लिश प्लस हिंदी माइनस इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी। दीज आर द स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन आइदर वन और मोर सब्जेक्ट्स, ठीक है, इन आइदर इन वन और मोर सब्जेक्ट्स। तो कितना हो जाएगा 50 + 40 90 माइनस 15 कितना हो जाएगा 75, ठीक है। नाउ दीज आर द स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड इन वन और मोर सब्जेक्ट्स, राइट। नाउ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि बोथ। नाउ अगर मैं इसको 100 से सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी कि एक तरह से क्या आ गया, ये आपका आ जाएगा ई बार यूनियन एच बार, ई बार यूनियन एच बार, है ना। ई बार यूनियन एच बार ही तो आपका होगा ई बार प्लस एच बार माइनस ई बार इंटरसेक्शन एच बार। तो ये आपका ये आया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल माइनस ये आपका क्या हो सकता है ई इंटरसेक्शन एच का होल बार, है ना। इसको ऐसे, इसको इस वाले टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इस वाले टर्म को मैं फर्दर कैसे लिखूंगा 100, यानी कि टोटल माइनस ई इंटरसेक्शन एच, और ये मुझको चाहिए ई इंटरसेक्शन एच, एंड दैट इज इक्वल टू ई बार इंटरसेक्शन एच बार। अब ई बार इंटरसेक्शन एच बार की वैल्यू कितनी है 75, और ये हमको चाहिए ई इंटरसेक्शन एच, तो ई इंटरसेक्शन एच कितना आ जाएगा मेरा 100 माइनस 75, दैट इज इक्वल टू 25%, ठीक है, आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग पासिस a प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग इन 10 सेकेंड्स, तो दोनों की स्पीड एडअप हो जाएगी, तो 200 मीटर अपॉन 10 सेकेंड्स कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर में लगाना है, तो इंटू 18/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 kmph जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो ट्रेन को है अपनी लेंथ भी कवर करनी है, प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ भी तो कवर करेगी, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। अ साइक्लिस्ट कवर्स हिज फर्स्ट 20 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ दिस, अनदर दिस, एंड लास्ट दिस। द एवरेज स्पीड क्या होती है, स्पीड एवरेज क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर, यानी कि 60 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगेगा वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। इस वाले में फर्स्ट टाइम कितना लगेगा 20 डिवाइड बाई 40, दैट इज इक्वल टू 1/2 आवर, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 लिख देते हैं, 1/2। यहाँ पे कितना लगेगा 10 किलोमीटर डिवाइड बाई 10 दैट इज 1, और 30 किलोमीटर डिवाइड बाई 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो 3/4। तो इसको जब एडअप करेंगे 60 तो कितना हो जाएगा 2 + 4 + 3, 4 ऊपर चला जाएगा तो 240 अपॉन 9, 3 3 380, तो 80/3 कितना हो जाएगा 26.67 kmph जो है साइक्लिस्ट की एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। अब देखिए रेस वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसको मैं नीचे करता हूँ। क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर की रेस है, ए बीट्स बी बाई 150 मीटर। हमको पता है कि जब भी डिस्टेंस से बीट करता है तो जो उसकी स्पीड्स का रेशियो होता है उन दोनों के डिस्टेंस कवर का रेशियो होता है। तो ए ने 1000 कवर किया और बी ने कितना कवर किया 1000 माइनस 150 इन द सेम टाइम, तो 850 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल आउट होकर 17 और 20 बन जाएगा, यानी कि वी ए अपॉन वी बी का जो रेशियो है वो 20/17 आ रहा है। दूसरा केस हमसे बोल रहा है कि सी एंड इन अनदर रेस ऑफ 3000 मीटर सी बीट्स डी बाई 400 मीटर, ठीक है। तो यानी कि वी सी बाई वी डी कितना हो जाएगा 3000 अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाई डी कितना हो जाएगा 3000 माइनस 400 दैट इज 2600। तो 0 से 0 कैंसिल, ये 13 और ये आपका 13 और ये आपका 15, तो 15/13, ठीक है। नाउ और हमको एक चीज़ और गिवन है क्वेश्चन में कि स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू दैट ऑफ डी, यानी कि स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू दैट ऑफ डी। तो 17 और 13 का एलसीएम क्या होगा, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको 13 से और इसको मैं 17 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा वी ए अपॉन वी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 260 अपॉन 17 इंटू 13, और वी सी बाई वी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 इंटू 15 विच इज़ 255 अपॉन 13 इंटू 17, ठीक है। अब मैं दोनों को यहाँ से डिवाइड करूँगा
वी बी वी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी ए अपॉन वी सी इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो 260 अपॉन 255, ठीक है। ये हो जाएगा 130, सॉरी 5, ये हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा 51। नाउ वी ए अपॉन वी सी की जो वैल्यू है वो 52/51 आ रही है। तो वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि वी ए अपॉन वी सी की जो वैल्यू है वो 52/51 आ रही है। अब जाहिर सी बात है, अगर ए की स्पीड ज़्यादा है तो ए ही बीट करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी पे, कि कितने डिस्टेंस से बीट किया। चूँकि डिस्टेंस है 6000 मीटर की, ठीक है ना, 6000 मीटर की डिस्टेंस है। तो अब ये आया हमारा रेशियो, मैं इसको ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर से कि जिससे कि ये 6000 बन जाए। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 6000 डिवाइड बाई 52। आंसर कितना आ जाएगा इसका 52, ये आपका आ जाएगा 1 और ये आपका हो जाएगा 80, तो 1 और 50, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 280, दैट इज़ 5.377। यानी कि जो आंसर मेरा आ रहा है वो 115.38 मीटर, ऐसे एक ऐसी डिस्टेंस आएगी जो कि ए जो है सी को बीट करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। द सम ऑफ एजेस ऑफ अ फादर, मदर, अ सन, सोनू एंड डॉटर्स सविता एंड सोनिया इज 96 ईयर्स। यानी कि फादर की, मदर की, सोनू की, सविता की और सोनिया की कितनी है 96। सोनू इज़ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, सोनू जो है यंगेस्ट है, ठीक है। द ईयर सोनू वॉज बॉर्न, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द फैमिली ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑल द फैमिली वॉज 66 ईयर्स। यानी कि जब सोनू की एज 0 ईयर्स की थी, उस केस में फादर, मदर, सविता और सोनिया की एज कितनी थी 66 ईयर्स, ठीक है। और अभी प्रेजेंट एज कितनी हो गई है 96 ईयर्स की। यानी कि अभी 30 साल, आप देखिए 5 लोग हैं और 30 का गैप आया है ना। तो ऑब्वियसली हर एक मेंबर कितने साल बड़ा होगा, 5 साल। तभी तो जो सम टोटल एज है वो देखिए, अगर ये 5 बढ़ा, ये 5, ये 5, ये 5 और ये 5, सब लोग अगर 5-5 साल बढ़े हैं, तभी तो सबका क्यूमुलेटिव जो सम है वो 30 बढ़ा और तब जाके ये 30 बढ़ा। यानी कि 5 साल बाद इसकी ये हालत थी। यानी कि सोनू अभी प्रेजेंटली 5 ईयर्स का हो गया है, ठीक है। सोनू इज नाउ 5 ईयर्स ऑफ एज। Now, the year Sonu was born, the sum of all the ठीक है, if the father's age now is 6 times that of Sonu's present age, सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है 5 साल की, तो फादर्स एज कितनी है उसकी अभी उसकी 6 टाइम्स की, यानी कि 30। नाउ सॉरी 5 नहीं 6 बढ़ी ना, क्योंकि 5 मेंबर्स हैं तो सबकी 6 से 6 बड़ी होगी। जब सबकी 6 बड़ी है तो 6 इंटू 5 30 हो जाएगा, तो 66 प्लस 30 96। यानी कि सोनू अभी सोनू की जो करंट एज है वो 6 ईयर्स की है। अब फादर्स एज की जो करंट हो जाएगी वो 36 हो जाएगी और 12 साल बाद कितनी हो जाएगी 48 ईयर्स की, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपल सा है 48 आ जाएगा। ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी एंड बी टेक्स 10 days लेस टू डू अ पीस ऑफ वर्क देन बी टेक्स द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई बी अलोन टू फिनिश द वर्क इज। यानी कि एक अगर बी की एफिशिएंसी x है तो ए की एफिशिएंसी 3x है, तो जो 3x है, या फिर हम कह सकते हैं कि ए, अगर ए x दिन लेता है, अगर ए जो है x दिन लेता है तो बी कितना लेगा 3x, उसका 3 गुना दिन, बिकॉज उसकी एफिशिएंसी 1/3 है। या फिर आप उसका उल्टा बोलोगे ए की एफिशिएंसी थ्राइस है। यानी कि अगर ए एक काम को x दिन में कर रहा है तो बी उसी काम को 3x दिन में करेगा, तो 3x इज इक्वल टू x प्लस 10, है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो b उस काम को करने में कितना दिन लगेगा 3x, तो दैट इज इक्वल टू 15। तो आंसर कितना आ जाएगा 15। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन देखना पड़ेगा। आउट ऑफ 85 चिल्ड्रेन प्लेइंग बैडमिंटन और टेबल टेनिस और बोथ, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द ग्रुप इज 70%। एक काम करते हैं, इसको नीचे रफ में सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, और आउट ऑफ 85 चिल्ड्रेन, हमारे पास जो है 85 चिल्ड्रेन है जो कि टीटी या बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है, और बोथ। द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द ग्रुप इज 70%, ठीक है। इसमें से 70% गर्ल्स हैं,
एक मिनट, मतलब कहने का ये मतलब है कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आउट ऑफ 85 चिल्ड्रन प्लेइंग बैडमिंटन और टेबल टेनिस और बोथ, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 70% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप। ठीक है, ये बात है। तो गर्ल्स प्लस बॉयज़ जो है 85 हो जाएंगी। तो यहाँ से गर्ल्स की वैल्यू कितनी, 7b/10 प्लस b इज इक्वल टू 85। ठीक है, तो एक 17b/10 इज इक्वल टू 85। तो 17 से 5 कटा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, और g की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/10 इंटू 50, दैट इज़ 35। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 50 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 35। ठीक है, ये हमको एक यहाँ से आइडिया मिला। दूसरा हमसे कह रहे हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ प्लेइंग ओनली बैडमिंटन, number of boys only badminton is equal to 50% of the total number of boys playing only badminton is 50% of the number of boys, यानी कि इसका 50% यानी कि 25। नाउ और हमसे कह रहा है दूसरी लाइन में कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग बैडमिंटन इज 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि बॉयज जो कि बैडमिंटन खेलते हैं, ओनली बैडमिंटन नहीं, बैडमिंटन भी खेलते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज। इसका 60% कितना हो जाएगा 30। ठीक है, पूरा बैडमिंटन, और ओनली बैडमिंटन खेलने वाले 25 हैं। तो बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस खेलने वाले जो बॉयज होंगे वो कितने हो जाएंगे 5। ठीक है, अब देखते हैं द नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग ओनली टेबल टेनिस इज 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 85, इसका 40% कितना हो जाएगा 34। और हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग ओनली टेबल टेनिस, ओनली टेबल टेनिस चिल्ड्रन कितने हैं 34, एंड अ टोटल ऑफ 12 चिल्ड्रन प्ले बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस बोथ। टोटल 12 चिल्ड्रन टीटी एंड बैडमिंटन बोथ। तो बॉयज बैडमिंटन एंड टीटी बोथ 5 हैं, तो गर्ल्स बैडमिंटन एंड टीटी बोथ कितनी हो जाएंगी 7। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स प्लेइंग ओनली बैडमिंटन इज, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लेइंग ओनली बैडमिंटन इज। अब देखिए बॉयज जो हैं टीटी खेलने वाले 5 हैं, तो चिल्ड्रन ओनली टीटी खेलने वाले टोटल बॉयज कितने हैं 50, ओनली बैडमिंटन खेलने वाले 25 हैं, टीटी बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस खेलने वाले 5 हैं, तो सिर्फ बॉयज ओनली टीटी खेलने वाले कितने हो जाएंगे 50 माइनस दिस प्लस दिस दैट इज इक्वल टू 20। सब कुछ सेट थ्योरी से आया हुआ है। ठीक है, नो फिर चाइल्ड ओनली टीटी 34 है, तो गर्ल्स ओनली टीटी कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स ओनली टीटी कितनी हो जाएंगी 34 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 14। तो हमारा आंसर कितना आ गया 14। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो सवाल है आपका, ये आपका सेट थ्योरी पे बेस्ड है, पूरा का पूरा सवाल आपका सेट थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है, एक बार आप अच्छे से सेट थ्योरी को पढ़िएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे भी आपको अच्छे से समझाया गया है, तो आपके आप समझ पाए। ठीक है, इसका 14 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट वाले पे आता है, अ पर्सन ब्रॉट 2 आर्टिकल सेक्शन वाई फ्रॉम अ डिपार्टमेंटल स्टोर, द सम ऑफ प्राइसेस बिफोर द सेल्स टैक्स वॉज 130, यानी कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो 130 है, देयर was no sales tax on article Y and 9% sales tax on the or article X and 9% sales tax on the article Y. The total amount the person paid including the sales tax was 136.7. What was the price of the article Y before sales tax? देखिए the sum of the prices before was 130, यानी कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है 130 के बराबर है। देयर वॉज नो सेल्स टैक्स ऑन आर्टिकल वाई एंड 9% सेल्स टैक्स ऑन आर्टिकल, तो x प्लस वाई प्लस 9% ऑफ y इज इक्वल टू 136.75। ठीक है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ से, तो ये कैंसिल, तो बचेगा 9y/100 इज इक्वल टू 6.75। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 675/9, 75 रुपीज़ जो है आंसर हो जाएगा इसका, ख़त्म। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, अकॉर्डिंग टू मिस्टर शर्मा's will, half of the property goes to his wife and the rest is equally divided between his sons.
देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। इसको मैं नीचे रफ में करता हूँ तो बिकॉज ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मिस्टर शर्माज विल हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी गोज टू हिज वाइफ। सपोज प्रॉपर्टी की टोटल वर्थ पी थी, जो कि हमसे क्वेश्चन पूछा है कि पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। उसकी आधी प्रॉपर्टी जाएगी उसकी वाइफ के पास, है ना, p/2, एंड द रेस्ट इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन हिज 2 सन्स। तो ये तो उसकी वाइफ की हो गई, ठीक है। अब जो 2 सन बच रहे हैं उसके S1 और S2, ठीक है। रवि, इसको मैं बोल, रवि है इसका नाम है और इसका नाम है राज, एंड द रेस्ट इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इज 2 सन्स। सो रेस्ट कितना बचेगा, p/2, तो इसमें p/4 जाएगा और इसमें p/4 जाएगा, ठीक है। रवि some years later Ravi dies and leaves half of his property to his widow and the rest to his brother Raj। यानी कि इसकी आधी प्रॉपर्टी इसकी विडो के पास गई, यानी कि इसकी जो पत्नी होगी वो, और जो आधी प्रॉपर्टी थी p/8 वो राज के पास चली गई, ठीक है, यानी कि प्लस p/8, ठीक है। When Raj dies, जब राज की डेथ हो गई तो ही लीव्स हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज विडो, यानी कि इसकी टोटल प्रॉपर्टी अब कितनी हो गई, 3p/8। टोटल प्रॉपर्टी जो है वो 3p/8 हो गई। अब जब राज की डेथ हुई तब उसने क्या किया, ही लीव्स हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू विडो, यानी कि इसका हाफ कितना हो जाएगा 3p/16, एंड द रिमेनिंग टू हिज मदर हु इज स्टिल अलाइव, और रिमेनिंग 3p/16 इसकी मदर के पास चली गई, यानी कि ये, तो p/2 प्लस 3p/16, ठीक है। द मदर नाउ अर्न्स 88,000 वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि जब मैं इन दोनों का सम करूंगा तो ये 88,000 के बराबर आ जाएगा। तो बस हमको यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है और आगे बढ़ना है। कितना आ जाएगा, 11p/16 इज इक्वल टू 88,000, ठीक है। तो यहाँ से 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 8,000 बचेगा, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 इंटू 8,000 विच इज़ 128,000, दैट इज़ 1,28,000 इज द वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, टोटल वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1,28,000, ठीक है। क्वेश्चन को मैंने आसानी से एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन को बोला भी, जिससे कि आप क्वेश्चन में दोबारा अच्छे से उसको समझ पाएँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि X bought 4 bottles of lemon juice, तो 4 bottles of lemon juice, and Y brought 1 bottle of orange juice। ऑरेंज जूस पर बोतल कॉस्ट ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ लेमन जूस। सपोज लेमन जूस की जो कॉस्ट है वो x है, तो ऑरेंज जूस की कॉस्ट x पर बॉटल है, तो ऑरेंज जूस की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 2x पर बॉटल, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, लेमन जूस हमने x लाया है तो ये 4x हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 2x दैट इज 2x, तो टोटल जो है 6x कॉस्ट हो गई। नो Z ब्रॉट नथिंग बट कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹50 फॉर हिज शेयर ऑफ द ड्रिंक विच दे मिक्सड टुगेदर एंड शेयर द कॉस्ट इक्वली। टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 6x। अब तीनों ने इक्वली कॉस्ट बांटी तो 2x में जाएगी, 2x में x y और z दोनों तीनों के तीनों 2x में जाएंगे। अब और z ने 50 रुपये दे दिए तो 2x की वैल्यू 50 हो गई। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इफ z ₹50 इज कवर्ड फ्रॉम हिज शेयर, यानी कि वो उसके शेयर में z के 50 रुपये कवर हो गए, यानी कि जो 2x था जो कि उसको देने थे 50 रुपये वो कवर हो गए उसके, तो 2x की वैल्यू 50 हो गई। नाउ देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 बॉटल ऑफ ऑरेंज जूस, एक बोतल की कॉस्ट कितनी थी ऑरेंज जूस की 2x, और 2x की वैल्यू आ गई 50, तो वही हमको निकालना था। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 50। आसान क्वेश्चन है। 10 years बिफोर द एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर वर इन द रेशियो 3:1। सपोज x:y उनका रेशियो है, तो x - 10 अपॉन y - 10 कितना हो जाएगा 3/1। इन अनदर 10 years फ्रॉम नाउ दैट इज x + 10 अपॉन y + 10 कितना हो जाएगा 13/7, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x - 10 इज इक्वल टू 3y - 30, सो x - 3y इज इक्वल टू -20, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो 7x + 70 इज इक्वल टू 13y + 130, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7x - 13y इज इक्वल टू 60, तो x - 3y इज इक्वल टू -20, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 21 - 140 कैंसिल, -13 + 21 कितना हो जाएगा 8y, और यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, है ना। y की वैल्यू आ गई 25, और जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा 15/x - 10 की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 45 + 10 55,
तो x की वैल्यू 55 आ गई और y की वैल्यू 25 आ गई, जो कि प्रेजेंटेजेस हमने एज्यूम की थी, मदर की x और डॉटर की y, वही प्रेजेंटेज हमारे पास आ चुकी है। तो 55 years and 25 years is the answer. In a class of 60 boys, there are 45 boys who play chess and 30 boys who plays carom. If every boy of the class plays at least one of the two games, then how many boys play carom only? लगा देते हैं यहाँ पे, देखिए वेन डायग्राम। अगर एवरी बॉय है मतलब कि कैरम यूनियन चेस, कैरम यूनियन चेस जो है 60 हो जाएगा, यानी कि पूरा टोटल जो है 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 इज इक्वल टू 45 हु प्ले चेस, 30 हु प्ले कैरम, माइनस हु प्ले बोथ। तो माइनस हु प्ले बोथ कैसे निकालेंगे, 75 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 15। तो यानी कि जो कैरम और चेस का जो इंटरसेक्शन है वो 15 लोग खेलेंगे, ठीक है। कैरम कितने लोग खेलते हैं, 30 लोग कैरम खेलते हैं, तो 30 माइनस 15 विल बी 15 विच ओनली प्ले कैरम। एंड चेस कितने खेलते हैं, 45, तो 45 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 30। तो देयर आर 30 स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली चेस, हु प्ले ओनली चेस, तो 30। एंड हाउ मेनी प्ले कैरम ओनली, तो कैरम ओनली का कितना है 15, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 15, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। नो, two equal amounts were borrowed at 5% and 4% simple interest. The total interest after 4 years, बहुत ही सिंपल सवाल है। टू इक्वल अमाउंट्स हो गया जाएंगे, सपोज पी मान लेता हूँ, तो पी इंटू आर इंटू टी प्लस पी इंटू आर इंटू टी इज इक्वल टू 405। तो कितना हो जाएगा, पी बाई 100, 20 प्लस 16 इज 36, दैट इज इक्वल टू 405। 9 से कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा, 49, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25। तो P इज इक्वल टू 25 इंटू 25 इंटू 49, 5 4 22 0 2 1, तो 5 2 2 1 1, सॉरी ये 5 होगा ना, सॉरी ये 5 हो जाएगा। तो 25 इंटू 45, 5 2, ये 12 हो जाएगा, हाँ अब सही है। तो 1125 जो है मेरा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस ये फॉर्मूला लगाना था, पी आर टी अपॉन 100 प्लस पी आर टी अपॉन 100 इज इक्वल टू द टोटल इंटरेस्ट। 12 men and 12 men work 8 hours per day, require 10 days to build a wall. बहुत ही सिंपल सवाल है, वही फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मैन मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ आवर्स पर डे into number of days upon work is equal to M2 into H2 into D2 upon W2। W1 W2 बराबर है, M1 है 12, H1 है 8, D1 है आपका 10 इज इक्वल टू M2 है 8, H2 है हमको निकालना है और D2 है 8। तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 4 2s आर 4 3s आर और यहाँ से 5s आर। तो H2 की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आवर्स पर डे इनको काम करना पड़ेगा। सिंपल सा सिंपल ये फॉर्मूला आपको लगाना था। अ मिल्क वेंडर बॉट 28 लीटर्स ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ this per liter. After adding some water, he sold the mixture at the same price. If his gain is this, then how much water did he add? देखिए इस वाले क्वेश्चन को नीचे करते हैं, ठीक है, आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उससे क्वेश्चन में कह रहा है कि मिल्क वेंडर ब्रॉट 28 लीटर्स ऑफ मिल्क, ठीक है। मिल्क वेंडर जो है उसने 28 लीटर्स ऑफ मिल्क लाया एट 8.5 पर लीटर। तो 1 लीटर की कॉस्ट 8.5 है, तो 28 लीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 14 4 6 22 0 8 3 2, तो 238 रुपये, ठीक है। 238 रुपये इसको लगे, यानी कि इसकी इनिशियल कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है, इनिशियल। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आफ्टर एडिंग सम वाटर, लेट अस सपोज ही एडेड x लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। नाउ इट सेज दैट आफ्टर एडिंग सम लीटर ऑफ द वाटर ही सोल्ड द मिक्सचर एट द सेम प्राइस। हमको पता है कि जब भी दूध में पानी मिलाया जाता है, कहीं भी मिक्सचर किया जाता है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कम हो जाती है, भले ही सेलिंग प्राइस वो सेम रहे। और क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि आफ्टर एडिंग सम वाटर ही सोल्ड द मिक्सचर एट द सेम प्राइस, मतलब कि 238 रुपये में उसने खरीदा तो उसी 238 रुपये में बेच दिया। देखिए प्रॉफिट कमाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप सेलिंग प्राइस बढ़ाइए जो कि नॉर्मली बहुत लोग करते हैं, नहीं तो आप कॉस्ट प्राइस को ही घटा दीजिए मिक्सचर उशर करके। तो इस केस में उसने सेलिंग प्राइस को सेम रखा, लेकिन उसने इस बार कॉस्ट प्राइस को घटाया। अब वो क्या कह रहा है कि उसने 238 प्लस x लीटर वाले मिक्सचर को उसने 238 में बेचा, ठीक है, लेकिन उसको बेचना तो 238 लीटर ही है। सॉरी 28 प्लस x लीटर को
जो 28 प्लस एक्स लीटर है उसकी करंट प्राइस कितनी हो जाएगी 238, लेकिन वो तो बेचेगा सिर्फ 28 लीटर ही ना, तो 28 लीटर ही बेचेगा, तो डेट विल बी इक्वल टू 28। ठीक है, ये हो गई उसकी नई सीपी कॉस्ट प्राइस न्यू वाली। तो आप देख सकते हैं खुद की कॉस्ट प्राइस जो है वो घट चुकी है ना। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये जो प्रॉफिट परसेंटेज हमको दिया हुआ है वो कितना है 12.5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 238 से 238 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 28 प्लस एक्स माइनस 28 अपॉन ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा 28, दैट इज इक्वल टू 125/1000 एंड दैट इज इक्वल टू 1/8। तो 8x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 28, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2 दैट इज इक्वल टू 3.5 लीटर्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि उसने इतना लीटर पानी मिलाया। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 3.5 लीटर्स। हमें बस याद रखना है कि प्रॉफिट कमाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप सेलिंग प्राइस बढ़ा दो, नहीं तो आप अगर सेलिंग प्राइस आप सेम रखते हो तो कॉस्ट प्राइस ही कम कर दो बाई सेलिंग अ डिफरेंट लीटर ऑफ मिक्सचर। मतलब कि आप मिक्सचर को ही कम करके बेचो, अगर आप मिक्सचर को कम करके बेचोगे तो आपकी कॉस्ट प्राइस इनिशियली डाउन हो जाएगी, है ना। बस वही सेम चीज़ इसने यहाँ पे करी है, तो बस हो गया 3.5 लीटर जो हमारा आंसर आ जाएगा इसका। 2. The minute hand of a clock overtakes the hour hand after every 72 minutes of correct time. Overtakes वाले क्वेश्चन में जो यहाँ पे हमसे पूछता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा वो नहीं चलाना है। ठीक है, इसको आपको ज़्यादा कुछ और नहीं चलाना है, तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रहे हैं, उसको बस इस क्वेश्चन में लगाना है और ये इसी क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा। क्या कि 65 5/11 माइनस m अपॉन m इंटू 60 इंटू 24, जहाँ पे m का आपका क्या है मिनट्स में। ठीक है, वेयर m इज इन मिनट्स। यदि इस पूरे फॉर्मूले का प्लस साइन आता है, उस केस में गेन होगा, और अगर माइनस साइन आता है तो उस केस में लॉस होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला टर्म आपका क्या बन जाएगा 720/11 माइनस में m की वैल्यू कितनी है 72 अपॉन में 72 इंटू 60 इंटू 24। ठीक है, तो 720 माइनस में 720 इंटू 11, या फिर इसको आप ऐसे कर सकते हो कि 1/11 माइनस 1 इंटू 60 इंटू 24, तो ये कितना हो जाएगा -10/11 इंटू 60 इंटू 24। ठीक है, माइनस साइन आ गया तो गेन वाले दोनों ऑप्शन चले गए, अब लूज में आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये 14400/11 माइनस में। तो अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा -11 34 11। अब देखिए, वैसे तो इसका आंसर -130 10/11 आ रहा है, जो कि इस ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं गिवन है, तो ये वाला क्वेश्चन ऑफिशियली रॉन्ग है, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन आपको ऐसा नहीं दिख रहा जो मैच कर रहा हो। इसका जो मोस्ट प्रिसाइज आंसर आएगा इसका आएगा वो -130 10/11 मिनट्स आएगा इस फॉर्मूले को लगाने के बाद। ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछता है कि हाउ मच टाइम डज द क्लॉक गेन और लूज, इसमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगता है आपका, और इस फॉर्मूले को लगाने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है वो -130 इंटू 10/11 आ रहा है। ये इन चारों ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं गिवन है, तो ये वाला क्वेश्चन गलत है। लेकिन यूपीएससी ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया था यूपीएससी के हिसाब से, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 130 10/11 मिनट्स का इस क्लॉक को लूज हुआ है। ठीक है, नाउ अ थीफ स्टील्स अ कार पार्क्ड इन अ हाउस एंड गोज अवे विथ अ स्पीड ऑफ 40 kmph। द थीफ वाज डिस्कवर्ड आफ्टर हाफ एन आवर। तो आधे घंटे बाद वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा 40 इंटू 1/2 दैट इज 20 किलोमीटर। Now the theft was discovered after half an hour and immediately the owner sets off in another car with a speed of 60 kmph. तो देखिए, when will the owner meet the thief? अब यहाँ से लेकर जब थीफ यहाँ पे था और जब ओनर यहाँ से निकला, ये 60 kmph से निकला और ये 40 kmph से जा रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अभी फ़िलहाल कितनी है, ये 20 किलोमीटर आगे निकल चुका है। ठीक है, अब सपोज ये जाके कहीं एक डिस्टेंस पे जाके मिलते हैं, यहाँ पे कहीं जाके मिलते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से x दूरी पे, तो टाइम दोनों का सेम लगेगा।
तो x/20 ये थीफ का टाइम लगा फ्रॉम मूविंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस यहाँ पे, और ओनर का टाइम कितना लगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा 20 + x, ठीक है 20 + x अपॉन उसकी स्पीड कितनी थी 60, तो ये 3, तो 3x = 20 + x, तो 2x = 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, है ना। हाँ तो ये देखिए, ये यहाँ पे x/20 नहीं होगा, यहाँ पे x/40 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो थीफ की स्पीड थी वो 40 km/h थी, और ओनर की जो स्पीड थी वो 60 km/h थी। तो जितने टाइम में थीफ यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा उतने ही सेम टाइम में ओनर जो है यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, दोनों में सेम टाइम लगेगा। तो मैंने यहाँ पे t1 = t2 कर दिया। थीफ को x डिस्टेंस चलनी है, मतलब x डिस्टेंस वो चलेगा, और जो ओनर है वो 20 + x चलेगा, और दोनों के दोनों एक जगह पे मिलेंगे, एक टाइम पे मिलेंगे। तो दैट इज इक्वल टू, अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 3x = 40 + 4x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। अब x की वैल्यू 40 आ गई, ऑलरेडी ये 20 चल चुका था, तो ओनर के घर से 60 किलोमीटर की दूरी पे ये ओनर जो है थीफ को मिल जाएगा, ठीक है ना। ओनर के घर से जो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो 60 किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगे। अब ऑप्शन नंबर बी और सी में एक चीज़ और लिखी है, 1.5 आवर्स आफ्टर द थेफ्ट और 1.5 आवर्स आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द थेफ्ट, इन दोनों में से देखना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना लगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम वो आपका हो जाएगा x/40, x की वैल्यू 60 थी, तो 60/40 कितना हो जाएगा 3 सॉरी x की वैल्यू थी 40, हाँ तो 40/40 कितना हो जाएगा आपका 1 आवर। यानी कि जब थीफ यहाँ पे था और यहाँ पे जब ये दोनों मिले तो टोटल 1 घंटे का टाइम था, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओनर से लेकर थीफ जब यहाँ तक पकड़ा गया तो ये हाफ आवर में इतनी डिस्टेंस कवर कर चुका था। यानी कि थेफ्ट होने के बाद 1.5 आवर्स के बाद ये दोनों मिले, ठीक है, आफ्टर द थेफ्ट, नॉट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द थेफ्ट, ठीक है। जब थेफ्ट हो चुकी थी उसके 1.5 घंटे बाद जाके ओनर थीफ को मिला। अब आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द थेफ्ट जो होगा वो 1 घंटे बाद होगा, ना कि 1.5 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, एक्स एंड वाई टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 6 days, दैट इज देयर 1 day वर्क विल बी 1/6, एक्स अलोन कैन डू द सेम जॉब इन 12 days, यानी कि उसका एक दिन का काम कितना होगा 1/12। नाउ हाउ लॉन्ग विल वाई टेक अलोन टू डू द सेम जॉब, तो 1/x की वैल्यू 1/12 है, तो 1/y की भी वैल्यू 1/12 हो जाएगी। तो y will also take 12 days to do the same job as x, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 12 persons can paint 10 identical room in 16 days, तो m1 into r1 m1 into d1 upon w1 is equal to m2 into d2 upon w2, ठीक है। तो यही फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे m1 की वैल्यू 12 है, d1 की वैल्यू 16 दे रखी है, w1 की वैल्यू 10 है, m2 की वैल्यू हमको 8 है, d2 की वैल्यू हमको निकालनी है, और w2 की वैल्यू 20 है। तो यहाँ से कैंसल आउट हो गए, आपका जो d2 आया वो 48 आ जाएगा। इन हाउ मेनी डेज, दैट इज इक्वल टू 48 days। There are n zeros appearing immediately after the decimal point in the value of this expression. It is given that the value of log 2 to the base 10 is this. तो सपोज ये x आपको जो गिवन है वो 0.2 to the power 25 है, ठीक है। तो log दोनों तरफ log टू द बेस 10 ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 25 log 0.2 to the base 10, that is equal to 25 into log 2 to the base 10 minus 1, अभी कितना हो जाएगा 0.301 minus 1, ठीक है। जब इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले एक्सप्रेशन को, तो जो आप इसको खुद करके देखिएगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कुछ समथिंग -17.47425 आएगा। ये आपकी हो जाएगी log x टू द बेस 10 की वैल्यू। अब चूंकि जो आंसर हमसे क्वेश्चन हमसे पूछा है कि द वैल्यू ऑफ n वेयर n इज द नंबर ऑफ जीरोज अपियरिंग इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है
GIF ऑफ log n टू द बेस 10 या log x टू द बेस 10, ठीक है। इसका जो GIF होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो इसका क्लोजेस्ट जो इसका इंटीजर आ सकता है, इसके क्लोजेस्ट कौन सा इंटीजर है, -17। तो डेसिमल से पहले जो है इसके पास 17 जीरोस आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 17। द रेशियो ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज दिस, दैट इज इक्वल टू 11/3। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे, ठीक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो यहाँ पे जब लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2f/2s, दैट इज इक्वल टू 14/8। तो f/s जो है, जो उनकी एजेस का रेशियो आ रहा है वो 14:8 आ रहा है या फिर 7:4 आ रहा है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर द सन अटेन्स ट्वाइस द प्रेजेंट एज विल बी 11:8। फादर और सन की जो है 14:8 आ रही है एज अभी, ठीक है। The ratio of their ages after the son attains twice the present age will be, suppose 4, 7k/4k जो है वो है। The ratio of their ages after the son attains twice, सन की एज यदि ट्वाइस हो चुकी है यानी कि 14k, सॉरी 8k, तो द प्रेजेंट एज, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:8। तो इस वाले केस में हमारे पास ये हो जाएगा कि जो रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर द सन अटेन्स ट्वाइस द प्रेजेंट एज। अब देखिए, एक किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद जो सन होगा वो अटेन करेगा एज, है ना। फादर और जो सन की जो एज थी x/y, दैट वाज इक्वल टू 7:4। अब सपोज कुछ साल बाद अगर जो सन अपनी एज में है, सपोज वो y एज में है, तो y साल बाद वो एक एक्स्ट्रा एज अटेन करेगा, डबल अपनी एज की, है ना। तो x/y प्लस y अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, मतलब वो अभी जितना वो साल है उसका जो डबल होगा, सपोज वो अभी y साल का है तो y साल बाद वो डबल हो जाएगा, और सेम साल में वो फादर की एज भी उतनी बढ़ेगी, तो कितना हो जाएगा, x+y/2y। तो x/2y + 1/2 ये हमारी रेशियो होगी, ठीक है। 1/2 बाहर निकालेंगे तो बचेगा मेरे पास x+y + 1। तो 1/2 x/y की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, 7:4, जो उनकी करंट एज की रेशियो है। कितना हो जाएगा, 11/8। तो 11:8 जो है वो उनकी रेशियो तब होगी जब उनका जो बेटा होगा वो अपनी एज से डबल हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा दैट इज स्टेटमेंट नंबर 2। नेक्स्ट हम इस पे आते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वालिटी इज दिस। अब देखिए यहाँ पे मैं ऐसे कोऑर्डिनेट बनाता हूँ, x+y की वैल्यू 5 से बड़ी है, तो यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। अब जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 है, और जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 5 है। अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूं और 0,0 उसको सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, नहीं कर रहा है बेसिकली, तो ये इस लाइन के ऊपर जाएगा, ठीक है। इस लाइन के तो ये ऊपर ही जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट तो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में तो किसी उसमें नहीं आने वाला। अब दूसरा देखते हैं, एक और लाइन है, x - y <= 3। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू -3 होगी, यानी कि यहाँ पे। और जब y की वैल्यू 0 होगी तो मतलब जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू -3 होगी, और जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 3 होगी, यानी कि कुछ ऐसे। अब 0,0 यहाँ पे देखेंगे तो क्या 0 <= 3 है, नहीं। तो ये इस लाइन के बाहर जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ऐसे जाएगा, ये इस वाले केस में, है ना। और ये इधर जा रहा है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट को ये कवर करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। हमसे बोल रहा है कि इट इज गिवन दैट द इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव अ सिंगल पॉजिटिव सॉल्यूशन। तो y² की वैल्यू x² यहाँ रखेंगे, तो x² + a² - 2ax + x² = 1। सिंगल पॉजिटिव सॉल्यूशन है, डिस्क्रिमिनेंट को 0 करना है। तो 2x² - 2ax + a² - 1 = 0। तो डिस्क्रिमिनेंट जब 0 करेंगे तो b²
माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो माइनस 4a² प्लस 8 इक्वल टू 0, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस √2। अब हमको देखना है कि ए की वैल्यू प्लस माइनस √2 किसके लिए आती है, ए की वैल्यू प्लस √2 होगी या ए की वैल्यू माइनस √2 होगी। तो देख लेते हैं, सिंगल सॉल्यूशन आना चाहिए। यदि मैं ए को यहाँ पे प्लस √2 रखूँगा तो x माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। वाई स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी एक्स स्क्वायर हम देख चुके हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2√2x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस √2x माइनस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से √2x कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, √2x माइनस 1 माइनस 1 √2x माइनस 1, तो √2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स √2x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 1/√2। देखिए एक सोल्यूशन आ गया कब, जब हमने a को √2 लिया, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो सिर्फ √2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, सो दैट मीन्स इफ दे आर जीरोज देन दे विल ऑब्वियसली सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। दैट मीन्स a अल्फा क्यूब प्लस b अल्फा स्क्वायर प्लस c अल्फा प्लस d इज इक्वल टू ए बीटा क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू कैसे बताएंगे, तो ये कैसे बता सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। तो देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है माइनस b बाई ए, तो माइनस b बाई ए हो जाएगा, और ये क्या होता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स क्या होता है c बाई ए। ठीक है, तो बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, तो माइनस b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स c बाई ए, तो b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, है ना, b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम यहाँ पे जो 2018 का जो सेकंड पेपर है उसका जो फर्स्ट पार्ट है CDS एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का वो कंप्लीट करते हैं। आपने देख लिया इसमें सेट थ्योरी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एज प्रॉब्लम भी अच्छी खासी आई, लंबे लंबे क्वेश्चन इसमें अच्छे थे। तो आप इसको रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए एंड स्पीड बढ़ाइए। हमें हमारा गोल होना चाहिए नंबर ऑफ मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उतनी ज़्यादा कट ऑफ क्लियर करने की चांसेस बढ़ जाती हैं। किसी क्वेश्चन पे अटकना नहीं है, दो बार सॉल्व करिए, अगर नहीं हो रहा तो आगे बढ़िए। ठीक है, तो इसी के साथ हम चलते हैं। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।